नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए देखते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी तक की खास और अहम खबरें। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात की ओर से सशक्त मंडल अभियान के लिए मंडल प्रवासी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा प्रवासी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात की ओर से पर्वतपुरा बाईपास स्थित बिरला सिटी वाटर पार्क में सशक्त मंडल अभियान के लिए मंडल प्रवासी कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यशाला में भाजपा प्रवासी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न चंद मेहता ने भाजपा अजमेर देहात की इस कार्यशाला में मंडलों को सशक्त करने का मंत्र कार्यकर्ताओं को देते हुए कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में प्रवासी कार्यकर्ताओं को प्रवास करना है एवं अजमेर देहात के प्रत्येक मंडल पर मंडल प्रवासी कार्यकर्ताओं को 15 अगस्त से 30 अगस्त 2021 तक इस अभियान हेतु प्रवास करने हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की दृष्टि से नीचे तक संगठन को चुस्त और दुरुस्त और मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार 16 तारीख से 30 तारीख तक सशक्त मंडल अभियान चलेगा। उस सशक्त मंडल अभियान के तहत जो उस मंडल के अंदर हमारे मंडल के प्रवासी अधिकारी जो जाएंगे उनकी आज ये कार्यशाला होने जा रही है। इस कार्यशाला में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और अजमेर संभाग के प्रभारी सम्मानीय श्री प्रसन्न चंद जी मेहता साहब पधारे हैं, उनका मार्गदर्शन मिलेगा। और उस मार्गदर्शन के बाद जो हमारे प्रवासी हैं जिले के पदाधिकारी वो मंडल में 16 से लेकर कर 31 तक प्रवास कर मंडलों की बैठकें लेकर कर पार्टी के संगठन को चुस्त दुरुस्त करेंगे। उसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा जो अविस्मरणीय काम किए जा रहे हैं, इन कार्यों को भी नीचे तक ले जाने की कार्य योजना बनेगी। हमारे शक्ति केंद्र, बूथ के अध्यक्ष और बूथ की कार्य समिति, इस सब का काम तीव्र गति से चलेगा। अखिल भारतीय प्रियंका राहुल गांधी फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय गुप्ता और उनके साथ आए गजेंद्र सिंह सोधा ने ख्वाजा साहब की दरगाह में हाजिरी दी। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में अखिल भारतीय प्रियंका राहुल गांधी फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय गुप्ता व उनके साथ आए गजेंद्र सिंह सोधा ने हाजिरी दी। उन्हें दरगाह के खादिम सैयद आरिफ उस्मानी व सैयद काशिफ उस्मानी ने जियारत कराई। जियारत के बाद अखिल भारतीय प्रियंका राहुल गांधी फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय गुप्ता व उनके साथ आए गजेंद्र सिंह सोधा ने जन्नती दरवाजे पर मन्नत का धागा बांधा। दरगाह से नजीर कादरी की रिपोर्ट। यहाँ पे हम दुआ मांगने आए हैं। यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो बाढ़ आई है, जो त्रासदी आई है, उसको संभालने में यूपी गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हो गई है। हम चाहते हैं कि ये दुआ मांगने आए कि अगले बार जो चुनाव आए उसमें राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस की गवर्नमेंट आए और प्रियंका जी वहाँ की चीफ मिनिस्टर बने। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट होती है तो किसी भी तरह के हालात में काबू पाने में वो सक्षम है। मोदी सरकार और योगी सरकार हर मामले में फेल हुई है। और ये जो तीसरी लहर जो कोरोना के आने की जो संभावना है जो ये लोग बता रहे हैं, तो हम ये दुआ मांगते हैं ख्वाजा गरीब नवाज से कि ऐसी कोई बीमारी ना आए और कोई तीसरी लहर ना आए और कोरोना है जल्दी से जल्द सारी दुनिया को छोड़कर चला जाए। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यूनियन द्वारा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यूनियन द्वारा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर ओलंपिक में 7 पदक जीतकर ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का धन्यवाद किया गया। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को यूनियन द्वारा सम्मानित किया गया। यूनियन सदैव देश, समाज, रेल और रेल में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए कार्य करती है। और आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन ओलंपिक में जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों ने इस देश को गौरवान्वित करने का काम किया, जिस तरीके से 7 पदक जीतकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, जिस तरीके से हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक में
लोगों का दिल जीतने का काम किया। आज इस अवसर पर हम भारतीय रेल में विभिन्न खेलों में भाग लेने वाले, खास तौर से अजमेर मंडल और कारखानों में जो खिलाड़ी अलग अलग खेलों में अपनी प्रतिभा का कौशल दिखाते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करते हैं, आज इस अवसर पर उन सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है, गौरवान्वित किया जा रहा है, उनका अभिनंदन किया जा रहा है। और आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मॉस्को ओलंपिक 1980 में हमारी रेलवे के श्री परमजीत सिंह जी ने भारतीय बास्केटबॉल टीम का नेतृत्व किया था, वो हमारे अजमेर की शान है। उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में जो हमारी रेलवे की ADSA क्लब है उसके सचिव और जो हमारे वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता है आदरणीय अशोक मीना जी, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। यूनियन के विभिन्न पदाधिकारी, ये सब मिलकर आज खिलाड़ियों को सम्मानित करने का काम करेंगे और इस देश को समर्पित करने का काम करेंगे। अलग अलग खेलों के लगभग 93 खिलाड़ियों को यहाँ सम्मानित किया जाए। अखंड भारत संकल्प दिवस के अवसर पर युवाओं द्वारा कविता पाठ किया गया, जिसमें कविता में बिना सिंध के हिंद कहा है, रवि बिना पंजाब नहीं, गंगा कैसे सूखी रहेगी जब तक संग चिनाब नहीं। युवाओं द्वारा संकल्प लेकर अखंड भारत बनाने का प्रण लिया गया। आज़ादी मिली, पर ही आज़ादी असां सिंधियुनि लाइ केतिरो वॾो मुंहुं चुकाइणो पियो। अॼु जी नई दहलीअ खे त सभु सुख सुविधाऊं ऐश आराम मुयसर आहिनि, पर पंहिंजा वॾा पंहिंजा बुज़ुर्ग कीअं सिंध पाकिस्तान छॾण वक़्तु लूट मार कटियण करे पंहिंजी जान ऐं परिवार बचाइण करे साथ मिले मन घोड़े वारा, साथ मिले मन घोड़े वारा, चंड चुरातियूं ए बहराणा, चंड चुरातियूं ए बहराणा, लाल जा पंजड़ा गाई न मुआणा, लाल जा पंजड़ा गाऊ न मुआणा। ओ जिए 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 मुझी जिंदगी। हम रहते हिंदुस्तान में हैं, बातें हिंदुस्तान की जय की करते हैं, फिर ये 14 अगस्त को अचानक हमें सिंध को याद आ जाती है। क्या विचार आता है? और यदि विचार आता है तो उसका निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या हिंदुस्तान में रहकर अब सिंध की बात करना उचित है क्या? क्या हमें हमारी सिंध वापस मिल सकती है क्या? और मिल सकती है तो हम क्या वहां जाना चाहते हैं क्या? ये सभी बातें विचार करनी चाहिए। किंतु सिंध की बात करें, सिंध का गुणगान करें, सिंध को फिर हिंदुस्तान से जोड़े, इसके कई कारण हो सकते हैं। वर्तमान में अगर हिंदुस्तान की बात करनी है, हिंदुस्तान के इतिहास की बात करनी है, हिंदुस्तान के भूगोल की बात करनी है, हिंदुस्तान के व्यापार की बात करनी है, तो सिंध की बात करनी पड़ेगी, सिंधु सभा की बात करनी पड़ेगी, सिंधियत की बात करनी पड़ेगी, सिंधी बोली की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान का भूगोल, हिंदुस्तान का व्यापार अधूरा है। और यह केवल कागजी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ बोल दिया अधूरा है और आपने मान लिया। इसके प्रमाण भी हमारे पास हो सकते हैं। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व जब इस धरती के मानवों को चलना बोलना नहीं आता था, लिखना पढ़ना नहीं आता था, कपड़े पहनने नहीं आते थे, खाना
बनाना नहीं आता था, उस जमाने में सिंध की धरती पर एक सभ्यता विकसित हुई जिसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। अब वो सभ्यता क्या थी? जब संसार के लोगों को किसी भी विज्ञान का, किसी भी व्यापार का ज्ञान नहीं था, उस वक्त सिंध की धरती के लोगों ने एक सभ्यता विकसित की जिसमें उन्होंने विभिन्न चीजों की खोज की जो आज के मानव वर्तमान का वृत्त रूप में संसार की सबसे पुरानी पुस्तक। दारसेन जयंती के अवसर पर सिंधुपति महाराज दारसेन स्मारक पर रक्षा सूत्र बांधकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। दारसेन जयंती के अवसर पर पूर्व सांसद ओंकार सिंह लखावत ने सिंधुपति महाराज दर्शन स्मारक पर आयोजित सिंधी स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में स्थापित सिंध के स्तंभ पर राष्ट्रीय रक्षा संकल्प सूत्र बांधकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में हिंगलाज माता पूजा अर्चना जगतगुरु श्री चंद्र भगवान की अखंड धुनी का पूजन कर किया गया। दारसेन की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। पूजन ताराचंद राजपुरोहित ने करवाया। इस अवसर पर पूर्व उप महापौर संपत साकला, समारोह समिति के कमल प्रकाश कृष्णानी, विनीत लोहिया, प्रकाश शर्मा, दीपक सिंह राठौर, प्रकाश जैत्रा, भारतीय सिंधु सभा के महेंद्र कुमार तीर्थानी, किशन केवलानी, मोहन तुलसियानी, महेश मूलचंदानी सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। अखंड भारत बन के रहेगा, अखंड भारत बन के रहेगा, अखंड भारत बन के रहेगा। दारसेन का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। राष्ट्र रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। राष्ट्र रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धन्यवाद। हिंगलाज मंचा की जय हो, राष्ट्र रक्षा सूत्र की जय हो। आज राष्ट्र रक्षा सूत्र बांधने का दिन है। दुर्भाग्यवश आज के दिन पाकिस्तान हम बनकर एक नया देश बनकर भारत का विभाजन हुआ था। यह अब कृत्रिम विभाजन है। भारत को सांस्कृतिक दृष्टि से तोड़ा नहीं जा सकता और इसलिए अखंड भारत होना चाहिए और उसके नाते हम राष्ट्र रक्षा का एक संकल्प लेने के लिए आज यहाँ आए और राष्ट्र रक्षा का सूत्र बांधकर सबने संकल्प लिया कि राष्ट्र रक्षा के लिए हम तैयार हैं, हम तैयार हैं और हम तैयार हैं। 14 अगस्त भारतीय सिंधु सभा सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन व सभी के सहयोग से देश भर में सिंध स्मृति दिवस के कार्यक्रम आयोजित करता है। सिंध मिलकर अखंड भारत बनेगा, इसी कल्पना के साथ आज सिंधुपति महाराजा दारसेन स्मारक पर हिंगलाज माता पूजा अर्चना करने के साथ राष्ट्र रक्षा संकल्प के लिए जो सूत्र बांधे गए हैं और सबने ये राष्ट्रीय रक्षा के एकता के लिए जो वचन लिया है कि सिंध मिलकर अखंड भारत बनेगा, उस देवभूमि को, उस भारत के ऐसे हिस्से को पुनः वापस जोड़ करके इस देश धारा को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सिंध को जोड़ना, ये भारतीय सिंधु सभा की मांग है और भारतीय सिंधु सभा प्रयास कर रही है कि देश भर में युवा पीढ़ी को सिंध के गौरवमय इतिहास से रूबरू कराने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिससे उनको अपने देवभूमि का गर्व महसूस हो। कल हम 15 अगस्त को देश की आज़ादी के लिए के जश्न के अंदर निश्चित रूप से खो जाएंगे, परंतु वो दिन हम निश्चित रूप से नहीं भूल सकते। वो 14 अगस्त का दिन, जिस दिन हमारे पूर्वज अपनी ज़मीन को छोड़कर उनको उस जगह से दर दर भटकना पड़ा, सिंध पाकिस्तान के अंदर चला गया और निश्चित रूप से हमारी ज़मीन छूट गई। हम लोगों के पूर्वज इस अजमेर के अंदर आए, अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग जगहों पे गए। आज उस 14 दिवस के अंदर उस अखंड भारत को बनाने के हिसाब से और राष्ट्र रक्षा सूत्र को हमारा सिंध हमें मिले, इसी मांग को लेकर हमारे अखंड भारत वापस हमारे भारत के अंदर जुड़े। जो हमारी सीमाएं हैं, जो हमारी सीमाएं अलग हो गई हैं, उन सीमाओं को वापस भारत के अंदर जोड़ें, इसी परिकल्पना को लेकर आज ये संकल्प लिया है। और ये संकल्प सिर्फ हमारा संकल्प नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी संकल्प है कि निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर जो ये हमने आज रक्षा सूत्र बांधा है, हम यदि नहीं कर पाए तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, वो निश्चित रूप से सिंध को भारत में मिलाने के लिए पूर्वज प्रयास करेगी। जय हिंद, जय भारत। आज महाराजा दारसेन स्मारक पर जिए सिंध जिए हिंद और भारत राष्ट्र रक्षा संकल्प के सूत्र के अंदर हमने यहाँ एक संकल्प लिया है कि अखंड भारत की परिकल्पना को जो लोग संजोए बैठे सपने को साकार करने के दिवस के रूप में आज हमने लिया है कि
कि सिंध के साथ हम हिंद के साथ एक रहेंगे। आने वाले समय के अंदर अखंड भारत के रूप की परिकल्पना को राष्ट्र रक्षा सूत्र में हमने एक किया है और इसी के साथ में आओ मिलकर के हम इस भारत की परिकल्पना को सपने को एक करें मिलकर के। जय भारत, जय हिंद। जब मन में पक्की धारणा हो तो हर ऊंचाई आसान हो जाती है। इसी क्रम को बरकरार रखते हुए एक महिला द्वारा सफाई कर्मचारी से आरएस तक का सफर तय किया गया। इस खबर को स्वामी न्यूज के लाइव कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया गया। उत्साह जिस तरीके से देखा जा रहा है, पहले थी सफाई कर्मचारी आशा गंडारा, आज बनी, एक बार बात करेंगे आशा गंडारा जी। एक तो स्वामी न्यूज चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आप आरएस अधिकारी बनी हैं, स्वागत है आपका स्वामी न्यूज चैनल पे। क्या कहना चाहोगे, पहले एक सफाई कर्मचारी और उसके बाद में पढ़ाई करके मेहनत करके और जो है आरएस अधिकारी बने, किसको श्रेय देना चाहोगे इस चीज़ का? सर श्रेय तो पूरे परिवार का है, क्योंकि एक इंसान का जब एक होता है, हर इंसान की लाइफ में एक विषम परिस्थिति आती है, उस वक्त जब कोई साथ नहीं देता उस वक्त परिवार साथ देता है। तो मेरी भी बैकबोन मेरे परिवार ही था, उन्होंने मेरा साथ दिया, सांत्वना दी और ये मनोबल बढ़ाया कि आप जब मतलब आप कर सकते हो, मेहनत करो, आपको मेहनत का आपको उसका फल जरूर मिलेगा। तो बस वही है कि मैंने भी सफाई कर्मचारी की जॉब की 2018 में, हालांकि आरएस का तो 2016 से मैं कर रही हूँ तैयारी प्रिपरेशन, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन 2016 में हुआ था तभी से, क्योंकि अभी तो आपको पता है कंपटीशन एग्जाम आप कोई भी फाइट करो तो उसके लिए ग्रेजुएशन कंपल्सरी, और मेरा ग्रेजुएशन हुआ नहीं था। तो मैंने 2013 से शुरू किया, 2016 में कंप्लीट हुआ मेरा ग्रेजुएशन। उसके बाद गोल मेरा लाइफ का वही था, आरएस दिया। लेकिन वही है कि हम एक ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर इंसान को हर अच्छे फील्ड में कहीं पे जॉब नहीं मिलती, आपकी एबिलिटी नहीं देखी जाती, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती, सिर्फ आपकी कास्ट देखी जाती है। काफ़ी जने क्षीण नजरों से देखते हैं, मतलब एक जनरल कैटेगरी के बंदे में एबिलिटी नहीं होती है बट उसको वो पोस्ट मिल जाती है जो एक एससी कैटेगरी के बंदे को नहीं मिलती है। मैंने भी प्राइवेट जॉब किया है, फील्ड में वो सारी चीज़ें फील की है। उसके बाद काफ़ी लोग होते हैं जो ये बोलते हैं भाई आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारे खानदान वालों ने किया क्या, बाप दादा ने किया क्या। तो वही कहीं ना कहीं टीज थी कि आखिर जो बनते हैं वो लोग ऐसा क्या कर लेते हैं, तो कोई मार्गदर्शन करने वाला होता नहीं है। तो मैंने भी बस गूगल पे सर्च मारा और मेरे पापा हैं वो एफसीआई में अकाउंटेंट मैनेजर थे, मतलब वो रिटायर्ड हो गए। तो उन्होंने ये कहा कि आप कुछ मत करो, आप बस पढ़ाई करो, आप अपना एक गोल सेट करो, हम आपके साथ है और कोई साथ हो नहीं हो, हम आपके साथ है। तो 2016 में वैकेंसी आई, नोटिफिकेशन आया 2018 में सॉरी, तो मैंने भी फॉर्म फिल किया। और जैसा कि आप जानते हैं घर चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए इंसान को फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो मैंने सारे वैकेंसी आती है तो मैं भी वहाँ भी फॉर्म भरती थी। देन मैंने 2018 में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इट मीन्स नगर निगम में वैकेंसी आई थी तो मैंने वो भी फॉर्म भरा। 2019 में मेरा जैसे ही मेंस का एग्जाम हुआ 7 दिन बाद में मेरी इसमें आरएस में भी मेरा मतलब नगर निगम में मेरा ज्वाइनिंग आ गया। तो मैंने वो जॉब भी ज्वाइन कर ली, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इतने सालों से तैयारियां कर रहे होते हैं तो एक कंफर्मेशन नहीं था, एक मतलब खुद के अंदर ही कहूँगी कि कहीं ना कहीं एक था कि शायद नहीं हो पाएगा। बट फिर भी पापा ने कहा यहाँ तक आए हो तो बेटा रुकना नहीं है, बस आप मेहनत करे जाओ। तो निगम की जॉब भी की, 6 से 2 वहाँ की जॉब होती है तो वो भी किया। उसके बाद में जो टाइम बचता था उस टाइम को कहीं ना कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज लिया, पढ़ाई ली, लेट नाइट पढ़ाई की, थोड़ी नींद का सेक्रीफाइस किया और रिजल्ट आज आपके सामने है। उन परिवारों को क्या कहना चाहोगे जो बेटियों को घरों में रखते हैं, आगे पढ़ने नहीं देते हैं? बिल्कुल, उन परिवारों को समाज के मतलब ये नहीं कि वाल्मीकि समाज में सारे समाज वालों से जो भी कहीं ना कहीं लड़कियों को कम आंकते हैं, बोलते हैं लड़कियां पढ़ के क्या कर लेगी, कहाँ चली जाएगी, लड़कों को पढ़ाएंगे तो वो ये करेंगे। तो अपनी लड़कियों को, बच्चियों को लड़कों से बेटों से कम नहीं आके, कोई भी बेटी बेटा कोई भी कम नहीं होता। और खासकर बेटियों में जो पोटेंशियल होती है उस चीज को कहीं ना कहीं दबाए नहीं, बस अपनी बेटियों को बस एक से कंधे से कंधा मिला के साथ ही तो देना है, उनको सहारा ही तो बनना है आपको। अपनी मेहनत करके वो अपना मुकाम खुद हासिल करेगी, बस उनका सहारा बने, उन्हें कहीं ना कहीं रोके नहीं, बस उनके सपनों को कुचले नहीं। आरएस बनने के बाद में किस तरह की भूमिका आपकी रहेगी समाज को लेकर? भूमिका समाज को लेकर सर मेरा तो वो मोटिव एक्चुअली समाज को लेकर तो है, बट एक वो नहीं है कि नहीं मैं अपने समाज का ही भला करूंगी या अदरवाइज किसी का भी नहीं। मैं हर उस इंसान का जो मतलब कहीं ना कहीं उसको समाज की वजह से नहीं, एक नीचे स्तर की वजह से उसको दबना पड़ता है, उसके कामों को रुकना पड़ता है, कोई मार्गदर्शन देने वाला वो नहीं होता है। तो जितना हो सकेगा मतलब मैं मेरे जैसे लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी वो रहेंगे। अजमेर आए हैं आज, इतना भव्य स्वागत आपका हुआ है, आपके समाज के लोगों ने, अदर समाज के लोगों ने जो स्वागत कराया, क्या कहना चाहोगे इनके लिए? सर मेरा सबसे पहले तो अजमेर आना मेरा परिवार है, सिस्टर के ससुराल वाले हैं, तो आप खुद देख लो मतलब मेरे मम्मी पापा का जो मतलब
हर्षोल्लास नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा है। ये भी मेरे पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, और जो समाज के लोग, परिवार के, कास्ट के काफ़ी लोग ऐसे जो मुझे जानते नहीं है, शायद फर्स्ट टाइम गैदरिंग हो रही है हमारी, लेकिन उन लोगों की भी इतनी खुशी देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि वाकई में सच में मतलब जो लोग मुझे नहीं जानते वो भी इतना खुश हो रहे हैं। तो मैंने भी कुछ किया, बस सबकी खुशी को इतना ही कहना चाहूँगी, इतना ही मैसेज देना चाहूँगी कि ये खुशी आपके घर में भी आ सकती है। 2021 का नोटिफिकेशन आ गया है, अपनी बहन बेटी को पढ़ने से रोके नहीं, आप भी करें तैयारी, ऐसा नहीं है बेटियां ही कर सकती है, आप भी कर सकते हैं, तैयारी करें, कहीं तो स्टैंड लोगे आप लोग भी, कहीं ना कहीं तो कहीं, बस शुरुआत की जरूरत है। शायद जरिया मैं हूँ, लेकिन आप आगे आप भी नहीं कर सकते। कल 75वां स्वतंत्रता दिवस है, क्या कहना चाहोगे? किस तरह से बधाई देना चाहोगे अजमेर वासियों को? सभी अजमेर वासियों को, सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगी, और यही कहना चाहूंगी कि जब बेटियां आजाद होगी तभी हमारा देश आजाद होगा। राष्ट्रीय कवि संगम श्री राम काव्य पाठ प्रतियोगिता में प्रतियोगियों ने भगवान श्री राम के जीवन पर सुंदर काव्य रचना का वर्णन किया। लेकिन हमारे जो स्वामी न्यूज के भाई कमल प्रकाश जी किसरानी हैं, वो हमारी संस्था के उपाध्यक्ष भी होते हैं। आप जानते हो कि उनका बहुत भारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे उन्होंने फेसबुक और यूट्यूब पे जो फॉलोअर्स जोड़ रखे हैं, उससे उन्होंने हमें ये सलाह दी कि हम इसे ऑनलाइन कार्यक्रम को करें, तो एक बार में काफी लोग, अगर व्हाट्सएप पे आएगा तो सिर्फ हम देखेंगे, लेकिन ऑनलाइन कार्यक्रम को पूरे देश और विदेश के लोग देख पाएंगे। तो ये हमारे जो प्रतिभागी है उनके लिए वो सौभाग्य की बात है कि उन्हें काफी लोग देख रहे हैं। अगर हम सामूहिक रूप से भी, अगर कोरोना काल नहीं और हम सामूहिक रूप से भी इस कार्यक्रम को करें तो 100, 50, 200, 500, 1000 लोग देख पाते, लेकिन अब उससे ज्यादा लोग कहीं देख पा रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात भाई कमल प्रकाश किसरानी जी के, जो उन्होंने हमें उपलब्ध कराए हैं, सारे कार्य, ये मंच जो उपलब्ध कराया है, उसके लिए मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भाई मोहित कुमार को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और भगवान श्री राम के चरणों में अपने गीतों की पुष्प अर्पित करें। भाई मोहित। नमस्कार भाई साहब, जय श्री राम सभी चैनल से जुड़े हुए सभी लोगों को। जैसा कि हमारे इस कवि सम्मेलन का जो शीर्षक है श्री राम के शक्ति, सौंदर्य और का जो बखान करना है, मैं अपनी प्रस्तुति के माध्यम से श्री राम की भावुकता का, जब श्री राम संकट में है तब श्री रामायण का एक संवाद आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वाह। कि जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था और जब लक्ष्मण जी शक्ति बाण लग जाता है, तब सब सेनाएं उनको घेर के खड़ी होती हैं और राम लक्ष्मण जी गोद में लेकर और क्या वार्तालाप कर रहे हैं। देखा लखन का हाल तो श्री राम रो पड़े, वाह वाह वाह। अंगत सुग्रीव जामवन बलवान रो पड़े। देखा लखन का हाल तो श्री राम रो पड़े। लंका विजय की अब मुझे चाहत नहीं रही, मुझ में धनुष उठाने की ताकत नहीं रही। वाह वाह वाह। रघुवर के संग धरती आसमान रो पड़े। देखा लखन का हाल तो मेरे राम रो पड़े। करने लगे विलाप श्री राम। पति ने पत्नी के खिलाफ अलवर थाने में जेवर हड़पने और दूसरी शादी करने का मामला दर्ज कराया। कल दिनांक 13/8/21 को न्यायालय से इस्तगासा प्राप्त हुआ, जिस पर परिवादी भवानी सिंह रावत, जो केसरपुरा वाया सरादना जिला अजमेर, अभी वर्तमान में किराए से गली नंबर 3 आम का तालाब शक्ति नगर अजमेर में निवास करता है, उसकी रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया है। इसने अपनी पत्नी व उसके परिवारजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अपने जेवरात वगैरह यहाँ से ले जाना व उनको हड़प करना और कहीं दूसरी जगह शादी कर लेने के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया, जिसकी मुकदमा दर्ज किया गया है। और गंज थाने में महिला ने 2 व्यक्तियों के खिलाफ मारपीट और छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज कराया गया।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल दिनांक 13/8/2021 को परिवादिया श्रीमती काली पत्नी भगवान सिंह जाति रावत निवासी गाजीपुरा द्वारा उपस्थित होकर एक रिपोर्ट शासी की पेश की कि दिनांक 9/8/2021 को दोपहर में हमारे खेत के पास में बनी झोंपड़ी की विवाद को लेकर हरदेव सिंह एडवोकेट निवासी लाडपुरा व जतन पुत्र सूरज जाति रावत निवासी हाजीपुरा द्वारा मेरे साथ लड़ाई झगड़ा कर मुझे बाल खींच के नीचे पटक दिया तथा मेरे ऊपर बैठ गए। वे मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया आदि रिपोर्ट पेश की, जिस पर मुकदमा नंबर 254/21 धारा 354 506 IPC में दर्ज कर अनुसंधान सहायक उप निरीक्षक द्वारा किया जा रहा है। स्वामी न्यूज द्वारा कंपटीशन की पाठशाला कार्यक्रम आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में पूर्व वित्तीय सलाहकार राजस्थान सरकार से गोविंद देव व्यास, CMD कमल प्रकाश कृष्णानी और प्रबंध निदेशक डेमोक्रेट मध्य प्रदेश से ऋषि दुबे ने RS 2021 की तैयारियों के लिए जानकारी दी। तो सिविल सर्विसेज सबसे ज्यादा रेपुटेड सर्विसेज हैं अपने इंडिया की, ये माना भी जाता है। अच्छा, इस सर्विसेज में जैसे पुलिस सर्विसेज है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज हैं या अदर कमर्शियल सर्विसेज हैं, ये सारी सर्विसेज आपको एक कार्यकाल की सुरक्षा तो देती ही है, क्योंकि आप 60 साल तक, जैसा कि सर ने बताया, कि आप लगातार यहाँ काम कर सकते हैं। आपको आपके परफॉर्मेंस के लिए भी पूरा अवसर मिलता है। आप अपनी सेवा में रहते हुए अच्छा निष्पादन करके प्रसिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं, साथ साथ सम्मान भी प्राप्त कर सकते हैं, आप आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो सिविल सर्विसेज इन सभी मामलों में सबसे ऊपर हो जाती है। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि कारपोरेट सर्विसेज और सिविल सर्विसेज में जो सैलरी है, जो अलाउंसेज हैं, उसका एक बड़ा डिफरेंस है। तो बड़ा डिफरेंस इसलिए भी है क्योंकि कारपोरेट सर्विस जो होती है वो केवल निष्पादन पर आधारित होती है, टारगेट ओरिएंटेड होती है। जो आपको टारगेट दिया गया, और टारगेट जो होते हैं वो एथिकल नहीं होते हैं हमेशा, ये भी ध्यान रखिए। और इसमें कभी भी नागरिकों के हित के लिए नहीं देखा जाता है, एक संस्था के हित के लिए देखा जाता है। तो जब आप एक संस्था को लाभ पहुंचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और आपको उसमें एक थोड़ा सा हिस्सा मिल भी जाता है, तो आगे चल के कभी ना कभी आपको आत्मग्लानि अवश्य होती है, क्योंकि आपका जो योगदान था, जो आपकी जो गुणवत्ता थी और जो आपकी विशेषताएं थी, वो देश के लिए ज्यादा बेहतर हो सकती। तो ये आगे चल के पछतावा ना हो, इससे अच्छा तो सिविल सेवा में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप आकर अपना करियर भी बहुत अच्छा बना सकते हैं, साथ साथ आपको जो अवसर मिलते हैं। देखिए, कारपोरेट सर्विसेज में या प्राइवेट सर्विसेज में जोखिम बहुत ज्यादा है, आपको खुद रिस्क लेना पड़ता है, बार बार जॉब स्विच करनी पड़ती है। कई बार तो जब रिसेशन आता है तो जॉब चली जाती है, जैसा कि अभी आपने देखा कि इस पूरे काल में 3 करोड़ से ज्यादा नौकरी देश में चली गई, लेकिन गवर्नमेंट जॉब वालों को किसी की नहीं गई। सिविल सेवा वालों ने सबसे अच्छा योगदान दिया इस पूरे, चाहे तो आप फर्स्ट वेव में देखें, सेकंड वेव में देखें, या थर्ड वेव की जो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं पहले से ही, इन सभी में आप देखिए देश में सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया? जो सिविल सर्विसेज में थे। उन लोगों ने देश को बचाया, देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया, और जो इकोनॉमिक डिवेस्टेशन की हम प्रॉब्लम झेल रहे हैं उससे भी आगे निकालने में सिविल सेवा के लोग ही योगदान देने वाले हैं। तो अगर आप अपने आप को देश के स्तर पर लाना चाहते हैं, अगर आप वो सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं जिसका हर कोई आकांक्षी होता है, तो आप सिविल सेवा में आइए, यहाँ आपके लिए अवसर है। इसलिए सिविल सेवा को हम वरीयता देते हैं। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा चीज, अगर कोई ये जानना चाहता है कि सिविल सेवा में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी क्या समस्याएं हैं जो लेकर लोग डरते भी हैं, कुछ लोग हेजिटेट होते हैं, क्योंकि उनको एक लंबा ड्यूरेशन दिखता है कि प्रिपरेशन बड़ी लंबी तरीके से करनी पड़ती है, बहुत सारा सिलेबस होता है, बहुत सारा पढ़ने के लिए मटेरियल्स होते हैं, इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है, कोचिंग जाना पड़ता है, कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं दिल्ली भी जाना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। मार्गदर्शन अच्छा होना चाहिए, आपके पास एक उचित रणनीति होनी चाहिए। आप इस एग्जाम में तैयारी करके पास होकर अपने उचित स्थान पर आ सकते हैं। तो मेरा मानना है कि सिविल सर्विसेज ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने इन सब चीजों के बारे में बताई। मैं निश्चित रूप से भाई साहब से, गोविंद जी साहब से जानना चाहूंगा कि जो RS का जो एग्जाम्स हैं, मतलब इनकी संभावना क्या क्या है? मतलब यदि इनकी संभावनाओं को बात करें तो इनकी संभावना क्या क्या है और किस तरीके से इन सब चीजों को किया जाता है? जी
मेरे ख्याल में आप ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि इसमें मोटे तौर पर कौन कौन सी सेवाओं में आदमी आता है। जनरली एक शब्द कहा जाता है RAS। असल में ये स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज का कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।